है, इनको स्वस्थ रख सकते हैं, आगे ना बीमारी बढ़े। आपको ये जान के और हैरानी होगी कि ये अनुमान लगाया गया है कि सारे संसार में 2040 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5वां मरने का कारण बीमारियों की वजह से वो किडनी की बीमारी होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। सबसे पहले हमें फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने आप को योगा या कोई भी एक्सरसाइज आप करें, एक्सरसाइज करने से पहले ये देख लें, कोई जैसे अगर कोई मरीज है तो ये देख लें कि वो कितना एक्सरसाइज कर सकता है। कई बार ये देखा जाता है कि मरीज काफ़ी सीरियस है और हम उसे सूर्य नमस्कार बता देते हैं, है ना। और तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज से कार्डियोवास्कुलर डिसीज या दिल की बीमारी होने से भी कई मरीज चले जाते हैं और उनमें एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है। तो आपको असेस करना पड़ेगा कि वो कॉन्शियस है, उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है और उसी के अनुसार आप उसको योगा के बारे में बताएं। इसी प्रकार से जो पेशेंट जिनको प्राणायाम या चेस्ट की एक्सरसाइजेज, ये देखा गया कि लंग इन्फेक्शंस, न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और यूटीआई, ये कॉमनेस्ट कॉजेज हैं, कॉमनेस्ट इन्फेक्शंस हैं। उनके बारे में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के बारे में वैक्सीन लें और प्राणायाम, कपालभाति, अगर ये योग और लंबा सांस, गहरा सांस ले, ये काफ़ी सेफ माने जाते हैं, है ना। और अगर डायलिसिस के अंदर हैं तो ये देखा गया कि अगर आप किसी भी सेंटर में डायलिसिस में जाएंगे तो ज़्यादातर मरीज लंबे लेटे होते हैं, डायलिसिस कराते हैं। तो क्या होता है कि जो लोअर लिम्ब में, जो नीचे पैरों में यूरिया क्रिएटिन है, जो मसल्स के अंदर है, वो खून में नहीं आ पाती है और बिना एक्सरसाइज के प्रॉपरली वी आर अनेबल टू, हम उनका पूरा फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर हम उनके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज करें, जैसे साइकिलिंग कर लीजिए, पैर को माइक्रो एक्सरसाइजेज, पैर ऊपर नीचे चलाएं, नीचे ऊपर पटकें, तो जो यूरिया क्रिएटिनिन, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो बेहतर तरीके से ब्लड में आ जाएंगे और जब फिल्ट्रेशन होगा तो वो बाहर निकल जाएंगे। अगर ये भी देखा गया कि किडनी की बीमारी, लंग, हृदय की बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन बीमारियों से इतना रिस्क नहीं है जितना सेडेंट्री लाइफस्टाइल से है। सेडेंट्री मतलब आप अगर लेटे रहते हैं, आप कुछ नहीं काम करते हैं, आप बैठे रहते हैं, ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है। तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल तो मैनेज करनी पड़ेगी। दूसरा है कि आप डाइट में स्मोकिंग, ज़्यादातर हमारे यहाँ हर आदमी स्मोक करता है और उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, सीओपीडी, लंग की डिसीजेज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अगर स्मोक, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट आर्टरीज में जमा हो जाते हैं और हमारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, दिमाग की नस फटना, हृदय की दिक्कत आना, किडनी की दिक्कत आना, और ज़्यादा नीचे आ जाए तो आगे आदमी चल नहीं सकता, बर्गर्स डिसीज वगैरह होने लग जाती है। तो स्मोकिंग को हमें प्रिवेंट करना चाहिए, है ना। और इसी तरह स्वस्थ आहार लेना चाहिए। आज की तारीख में कहा जाता है कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स rather than animal based product, प्लांट बेस्ड फाइटेट, एक फॉस्फेट जो एक प्रोडक्ट रहते हैं, वो आप अगर ये लेते हैं, कोका कोला, थम्स अप, ये सब चीज़ें लेते हैं तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एनिमल बेस्ड बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर प्लांट बेस्ड लेते हैं तो उनके अंदर ये इतनी जल्दी तेजी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि फाइटेज हमारे पास एंजाइम नहीं रहता है अगर हम एनिमल बेस्ड लेते हैं तो। और ज़्यादातर अगर फॉस्फेट बढ़ जाते हैं तो नीचे की नसें, आर्टरीज, वो सिकुड़ जाती हैं और वो आगे जाके एथेरोस्क्लेरोसिस होकर परेशानी करती हैं।
अगर ये देखा गया कि जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स हम लेते हैं उनमें क्लोराइड और सल्फर ज़्यादा मात्रा में होता है, तो क्लोराइड और सल्फर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं बॉडी के अंदर, जो एसिडोसिस क्रिएट करते हैं। और अगर हम जो है मेलेट और दूसरे प्लांट बेस्ड लेते हैं उनमें बाइकार्बोनेट निकलते हैं, दे आर बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्लांट वेजिटेरियनिज्म इज ए बेटर डील रादर देन एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। नमक की मात्रा अपनी आहार में कम से कम लें। कम का मतलब ये नहीं कि एकदम आप कल से नमक बंद कर दें। हमारी तरह हमारे शरीर में कहा जाता है कि या तो 1 से 3 ग्राम हो, 3 से 5 ग्राम हो, 5 से ग्राम से ज़्यादा। तो 1 से 3 ग्राम अगर नमक लेते हैं या कम, हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस कम रहते हैं। और जो नॉर्मल फंक्शनिंग में हमारे यहाँ नमक लिया जाता है वो भी हमारे यहाँ दिक्कत आने लग जाती है। हाइपोनेट्रीमिया लाइक दिक्कत आ जाती है, मरीज सेडेशन होने लग जाती है और बाकी एक्टिविटीज प्रॉपरली नहीं लेते। 3 से 5 ग्राम नमक एक उचित मात्रा है। 5 ग्राम से अगर ज़्यादा हम नमक लेंगे, 5 ग्राम कैसे, एक आप चम्मच ले लें, उसमें ऊपर का नमक हटा दें और 1/4 जो है आगे का हटा दें, उतना ही नमक उचित रहता है। उससे अगर आप ज़्यादा लेंगे ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी, फ्लूइड ओवरलोड की शिकायत होगी और दिल में डिफरेंट लीजन्स आ सकते हैं, आपके यहाँ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो नमक को बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में लेना भी उचित नहीं है। दूसरी बात, आप पोटाशियम ज़्यादा लें। पोटाशियम कहाँ रहते हैं? हमारे फ्रूट्स में। हेल्दी फ्रूट्स लें, बनानास, ऑरेंजेस, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे उसको हाइपरटेंशन कम करते हैं और इनिशियल स्टेजेस में। बट लेटर स्टेजेस ऑफ सीकेडी, जो लेटर स्टेजेस होती है स्टेज 3 के बाद, उसके अंदर अगर आप पोटाशियम ज़्यादा लेते हैं तो हाइपरकैलेमिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पानी की मात्रा, कुछ लोग कहते हैं कि अब बहुत ही ज़्यादा हम पानी लेने लगे तो क्या उचित रहेगा? 10 लीटर पानी पीने लग जाए कोई आदमी, जी हम तो बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे। तो एक सीकेडी रीन स्टडी हुई कनाडा में, उसमें ये देखा गया कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं तो किडनी में एक मेडुला रहता है, उसमें कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि AKI हो जाए और दिक्कतें उसमें ज़्यादा होने लग जाती हैं। तो और बहुत कम पानी लेने लग जाते हैं तो मेडुलरी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाती है, किडनी की परेशानियां आगे बढ़ने लग जाती हैं। तो हमें 3 से 4 लीटर के करीब पानी पीना चाहिए। प्रोटीन्स, कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तब क्या होगा? तो अगर आप 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं तो हाइपर फिल्ट्रेशन, मतलब गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ता है और फाइब्रोसिस होने लग जाती है, प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज़्यादा निकल जाते हैं, वो भी एक नुकसानदायक तरीका है। एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स लें। जनरली हम जो प्रोटीन्स लेते हैं 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। किडनी की बीमारी में कुछ लोगों ने कहा बहुत कम प्रोटीन लें, 0.3 से 0.5 तक लोगों ने लेके किया, एक कीटोस्टिल नामक दवाई थी उसके साथ किया, प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज तो कम हो गई, लेकिन उसमें मेलन्यूट्रिशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हमारे विचार में 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन्स लें। प्रोटीन्स ज़्यादा एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स लें, बजाय कि आप एनिमल बेस्ड के प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा लें और वो आपको अच्छा एक उचित मात्रा देगी। तंबाकू का सेवन ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें। अल्कोहल इन इटसेल्फ लीवर ज़्यादा खराब करती है, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, मीट और वो पनीर, वो फास्फेट ज़्यादा देती है। फास्फेट एक हमारे यहाँ सब्सटेंस है जो अगर ज़्यादा रहे
तो FGP23 एक हार्मोन निकलता है और किडनी डिसीज को आगे बढ़ाता है, आर्टरियल स्टिफनेस बढ़ा देता है, जो ये नसें हैं इनकी स्टिफनेस बढ़ा देता है और सारी की सारी नसें कमजोर हो जाती हैं और कार्डिक नसें कमजोर हो जाती हैं और आगे चलने में मरीज को दिक्कत आएगी, नसें कम, बर्गर डिसीज आगे नहीं चल पाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा, है ना। और दूसरा है, अगर आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसका रेगुलर आदमी चेक कराए और रेगुलर ट्रीटमेंट ले। कुछ एक दवाइयाँ ऐसी हैं, आप मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, ज़्यादातर बीमारियों में दवाइयाँ हम कहते हैं कि सुबह के वक्त लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीजों में ज़्यादातर हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक होते हैं। तो मेरा विचार यही है, या हम आज की तारीख में भी नया विचार यही है कि एक ब्लड प्रेशर की दवाई शाम के वक्त या रात के सोते हुए लेनी चाहिए। कोई और बीमारी में हम ये नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह के वक्त ज़्यादातर जब भी आदमी दवाई लेता है वो 9 या 10 बजे के करीब लेता है, नाश्ता वाश्ता करके फिर आदमी डब्बा खोलता है दवाई का। तो जब भी उठता है, अगर वो एक्सरसाइज करेगा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ज़्यादा चांसेस हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो, हार्ट अटैक्स हो, ये ज़्यादा हो जाते हैं। जब वो लैट्रिन में जाता है तब वो जोर लगाता है, तब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तब उसके चांसेस ज़्यादा है। सुबह उठते ही वो T1 लेना चाहता है, उसमें कैटेकोलामिन्स बढ़ जाते हैं, उसके ब्लड प्रेशर के। तो हमारा विचार यही है कि ब्लड प्रेशर की दवाई शाम के वक्त जरूर लें और अपना अगर 80 से 85% हार्ट अटैक्स या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स अगर सुबह के वक्त हो रहे हैं, दैट शुड बी प्रिवेंटेड इन ए बिगर वे। कुछ एक दवाइयाँ, हर दवाई ब्लड प्रेशर की हर एक में एक्टिव नहीं है, ये आपको देखना चाहिए, ये आपको चेक कराना पड़ेगा अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा के। ACE इनहिबिटर्स, ARBs वो आए हैं, वो रहते हैं। और कुछ एक नई शुगर की बीमारी की दवाइयाँ आई हैं, आर्नी आई है, ये दिल की बीमारी में दे आर बेटर कंट्रोलिंग। अगर आपके पास डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की रेगुलर चेक कराएं और शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल रखेंगे। और शुगर के मरीजों में और ब्लड प्रेशर के मरीजों में अपनी गुर्दे की बीमारी बहुत, ये देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर 65 से 75 ईयर्स की एज हो गई है तो हर चौथा जो मरीज है 65 साल से ऊपर की उम्र का, उसको CKD होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हर चौथा मेल और हर 5वां फीमेल्स। तो बुढ़ापे में ज़्यादा चेक कराएं। अगर कैसे कराएं गुर्दे के मरीज को चेक? एक तो है KFT, सीरम क्रेटिनिन। क्रेटिनिन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं और मसल के ब्रेकडाउन से, और उसको मेजर की लेटर स्टेजेस में राइज करते हैं। हमें अगर हम शुरुआती दौर में यूरिन में प्रोटीन चेक करें, पेशाब में प्रोटीन की मात्रा एक्सेस हो जाती है, यूरिन प्रोटीन बाई क्रेटिनिन रेशियो बढ़ जाती है, तो इनिशियल दौर में ही हम बीमारी को पकड़ लेंगे और उसको प्रॉपरली आप ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर कोई भी अपने रिस्क फैक्टर्स हैं तो इनका प्रॉपरली आपको इलाज कराना पड़ेगा, खूब पानी पीना पड़ेगा। ये पोटेशियम आपको मैंने बताया, हमारे विचार में जैसे कम्युनिटी सर्विसेज सरकार करने लग रही है, तो कम्युनिटी सर्विसेज करनी चाहिए और हर एक आदमी का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जिसका है उसके साथ डीप स्टिक करके यूरिन प्रोटीन अगर आप चेक कराएं, इनिशियल स्टेजेस में हम गुर्दे की बीमारी को पढ़ के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये होगा कि इवन किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं इजी लॉज बनाने चाहिए। हमने भी अप्लाई किया था किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। अगर आप टफ रूल्स बनाएंगे, ना तो सरकार ट्रांसप्लांट सेंटर कर रही है, ना रिकॉग्नाइज करके दे रही है, तो उसकी उपचार नहीं बनेंगे। बजटरी प्रोविजन इस बार है, लेकिन हमें भी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, कुछ ना कुछ सब्सिडी देनी चाहिए कुछ, जिससे कि किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर या इनकी व्यवस्था उचित रहे। एक आपको जान के हैरानी होगी,
अगर एक आदमी जो डेथ हो गई है जिसकी, और वो आदमी अपने ऑर्गन्स डोनेट करता है, 2 आंखें, 1 दिल, 2 गुर्दे, 2 लंग्स और स्किन, है ना, अगर ये डोनेट करता है, पैंक्रियास, तो एक मरा हुआ आदमी जिसकी जिंदगी जा रही थी वो 7 आदमियों में जिंदा रह सकता है, 7 आदमियों की जिंदगी दे सकता है। जो एक बीमारी थी हमारे पास, जिसका हमारे पास इलाज ही नहीं था, दिल की बीमारी से कोई जाने लग रहा था, उसके दिल की धड़कन आदमी अगर हमेशा के लिए जीवित रह सकती है। डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के सेंटर्स बनने चाहिए हरियाणा के अंदर भी, हमारे पार्ट के अंदर। अगर पैंक्रियास है, डायबिटीज से इतने ज्यादा पीड़ित है लोग, अगर पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट इनिशियल स्टेज में कर दिया जाए तो बताइए कितना एक अच्छा समस्या होगी। लंग्स, कोविड के अंदर कितने लोग मर गए वेंटिलेटर पे रह गए, ऐसे उनको एक लंग ट्रांसप्लांट की व्यवस्था देनी चाहिए। अगर 7 बीमारियों, और कितने लोग हमारे यहाँ मरते हैं, कुछ लोग ये देश हैं जैसे कि यूरोप में बहुत ज्यादा जगह, स्पेन और ये, उनके पास ऑर्गन्स ज्यादा हैं, लेने वाले कम हैं, डिसीज्ड ऑर्गन इतना ज्यादा एक्टिव है। हमारे यहाँ डिसीज्ड ऑर्गन, हमारे यहाँ रिट्राइवल सेंटर ही नहीं है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, कहीं रिट्राइवल सेंटर नहीं है। मर जाए कोई, अगर अपना ऑर्गन डोनेट करने लगे, कहीं आप नहीं दे सकते, रिट्राइवल सेंटर्स बनने चाहिए। और अगर मैं ये कहता हूँ सारे साल में 10 या 15 आदमियों की हम ऑर्गन निकाल पाए और 15 आदमियों से जिंदगी दे पाए, तो 100 आदमियों को जिंदगी दे पाइए, कोई गलत काम नहीं। आप बाकी वो पैसा लगा रहे हैं तो इसमें भी लगाया जा सकता है। तो ये गुर्दे की बीमारी इस प्रकार से हो सकती है। दूसरा ये है कि फॉर द टाइम बिंग डायलिसिस सेंटर्स रह सकते हैं। जो डायलिसिस सेंटर्स हैं उनके ऊपर गुर्दा रोग विशेषज्ञ रहना चाहिए। उसका क्या फायदा है, ये तो प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट बताता है। कुछ बीमारियां जो रिवर्सिबल है वो आदमी देखता है, किडनी बायोप्सी करके, जैसे कोलेजन वैस्कुलर डिसऑर्डर्स है, ये इनको देखता है। जिस डॉक्टर ने कभी किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर में काम ही नहीं किया, वो टेक्नीशियन बेस्ड यूनिट्स हैं, अगर वो करने लग रहा है, वो कभी उसे ट्रांसप्लांट के बारे में बताएगा ही नहीं। और सर्वाइवल डायलिसिस के ऊपर एक आदमी का सिर्फ 1 से 1.5 साल है, तो 10 से 15 साल, मतलब ट्रीटेबल कॉजेज के बारे में उसे, जिस आदमी को ज्ञान ही नहीं, वो बताएगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे हर सेंटर के ऊपर एक किडनी विशेषज्ञ के रूप में चलने चाहिए। ये नहीं कि 8वीं फेल ही चलाने लग रहे हैं डायलिसिस सेंटर्स। दिस इज नॉट ए प्रॉपर डील मेरे विचार में, है ना। जो भी काम किया जाए, और इस बीमारी में सबसे ज्यादा एनीमिया यानी खून बनने की कमी होती है, वो उसके प्रॉपर इंजेक्शन देने चाहिए। इवन अगर आप उनको प्रॉपर आहार देते हो और सेडेंट्री लाइफस्टाइल से निकालते हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में मसल का मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, उनको कहते हैं सार्कोपीनिया, और मसल एट्रोफी होने लग जाते हैं, ठीक है ना। और अगर आप उनको प्रॉपर एक्सरसाइज देते हो, प्रॉपर वो बताते हो, डाइट बताते हो, प्रॉपर चलते फिरते हो, तो वो एक बेहतर लाइफ अचीव कर सकते हैं, बजाय कि आप बस डायलिसिस यूनिट लगा के और करते रहे। तो मेरे विचार में कोई भी सेंटर्स हो, उनके ऊपर ये देखना चाहिए कि वाकई ये बीमार आदमी क्रॉनिक किडनी डिसीज का है नहीं। एक डायग्नोस जैसे तमिलनाडु में है कि भाई हर महीने क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट देखता है, क्वालिफाइड आदमी देखता है कि वाकई है नहीं जरूरत, और स्लेट बत्ती पे उसका लिखा जाता है। तो ऐसे होना चाहिए, प्रॉपरली उसको ट्रांसप्लांट के बारे में बताना चाहिए, प्रॉपरली डायलिसिस के बारे में बताना चाहिए। जब डायलिसिस की आवश्यकता ना हो तो उसको बंद कर देना चाहिए, और जो रिवर्सिबल कंडीशंस हैं उनको ठीक करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर क्षितिज बिश्नोई, मैं यूरोलॉजिस्ट, यूरो कैंसर सर्जन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, सर्वोदय हॉस्पिटल हिसार। आज के दिन हम विश्व गुर्दा दिवस मना रहे हैं। आज के इस दिवस का एक महत्व है, और आज के दिन की जो हमारी थीम है वो है ब्रिजिंग द गैप इन नॉलेज। कि जो
किडनी से रिलेटेड बीमारियों में आम जनता के अंदर जो नॉलेज का अभाव है, जो गैप है, क्योंकि उसको हमें ब्रिज करना है, उसके बारे में उनको जागरूक करना है। आज के टाइम में हिसार के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन्स और सुपर स्पेशलिस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट होते हैं। हमारे हिसार में अब कुछ डेडिकेटेड सेंटर्स हैं जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं और उनकी उपचार कर रहे हैं। बट अभी भी आम पॉपुलेशन के अंदर अभाव बहुत है किडनी से रिलेटेड बीमारियों का। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अलावा हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जो कि हाइपरटेंशन अथवा डायबिटीज़, ये दोनों मेजर किडनी प्रॉब्लम्स के कारण हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों बीमारियों से किडनीज खराब हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमारी नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, ये स्टोन प्रोन बेल्ट है कि इसमें किडनी की स्टोन होना एक आम बात है, और जनरली इसके बारे में भी अवेयरनेस कम है, क्योंकि अब से पहले मोस्टली सर्जिकल स्पेशलिटीज़ इनको डील करती गई हैं, अब सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज आ रही हैं। इसके अलावा हम किडनी स्टोन्स को जनरली लंबे टाइम तक खींचते हैं मेडिकेशन पे, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस पे, होम्योपैथी और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ की जो मेडिकेशन थेरेपी है, मतलब मेडिकल बेस्ड एक्सपल्शन ट्रीटमेंट्स हम लेते हैं। उस जो इन चीज़ों में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किडनी जो अपना फंक्शन लूज़ कर जाती हैं जब वो 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर उनमें रुकावट हो, कि अगर कोई स्टोन के कारण रुकावट है और वो 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर हमें हो गई हैं, तो ऐसी कंडीशंस में किडनीज परमानेंटली डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना फंक्शन लॉस करने लग जाती हैं। दोनों किडनीज जब तक मोर देन 50% डैमेज होती हैं, उसके बाद ही सीरम क्रेटिनिन 1 से बढ़कर 1.5 या 2 पहुंचता है। अगर किडनीज इनिशियली नॉर्मल, एक भी गुर्दा अगर नॉर्मल वर्क करता है तो भी आपकी जो क्रेटिनिन है वो नहीं बढ़ेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम किडनी फंक्शन अपना लॉस करते हैं, सपोज एक किडनी का फंक्शन लॉस हो गया स्टोन डिजीज से, जो कि प्रिवेंटेबल है, सर्जिकली ट्रीटेबल है, और टाइमली मैनेज होने के कारण हम उस किडनी को सैल्वेज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए प्रॉपर केयर करना और प्रॉपर कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। रही बात आगे क्रॉनिक किडनी फेलियर की, अगर किसी इंसान क्रॉनिक किडनी फेलियर में जाता है तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो ये है कि प्रॉपर कंसल्टेशन इन केस ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, अपने किडनी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और प्रॉपरली हमें प्लान करना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज का गैप है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। पेशेंट प्रॉपरली प्लान नहीं हो पाता वैस्कुलर एक्सेस के लिए। अगर आप डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाता है पेशेंट, तो उसके लिए इनिशियल जब आप डायलिसिस शुरू करते हो तो उसे 2-3 चीज़ें उसको समझनी ज़रूरी होती है। पहली चीज़ कि डायलिसिस के लिए हमें प्लानिंग ज़रूरी होती है, ठीक है, कि आप कैसे कौन से वैस्कुलर एक्सेस ले सकते हो। नॉर्मली आप कैथेटर से करते हैं, साथ में एवी फिस्टुला जैसे सर्जरी से हो सकता है। हम प्रीएम्प्टिव वर्ल्ड ओवर जो हायर सेंटर्स हैं, जो डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, वो अब बात कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट। प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट वो है कि आप पेशेंट, जब हमें पता चल गया कि वो क्रॉनिक किडनी फेलियर का पेशेंट है, आप उस पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर मत लेके जाएं, और उससे पहले आप अगर उसके पास डोनर अवेलेबल है तो हम प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। विदाउट हीमोडायलिसिस हम पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए लेके जा सकते हैं और वो विदाउट डायलिसिस नॉर्मल ट्रांसप्लांट करवा सकता है। ये जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं ये अभी जो टायर 2 सिटीज़ हैं उनमें आने शुरू हो रहे हैं, और हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा
इन चीज़ों के लिए कि आप प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। जो दूसरी डॉक्टर साहब ने बताई, डिजीज डोनर्स, नॉर्मली एक्सीडेंटल ट्रॉमा आज के टाइम में एक मेजर कॉज है डेथ का, और आज के टाइम में जो डेथ्स हो रही हैं ट्रॉमा से, रोड एक्सीडेंट से या एक्सीडेंटल इंजरीज से, वो हाई वेलोसिटी ट्रॉमा है। इनमें मोस्टली पेशेंट्स जो आते हैं वो ब्रेन डेथ हो चुके होते हैं, इनका ब्रेन सर्वाइव नहीं करता। वो पेशेंट्स एक पोटेंशियल डोनर्स हैं कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स के लिए। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स हम एक लाइफ रिलेटेड की बजाय एक जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गन पूल है जो इंडिया वेस्ट कर रहा है। हमें इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना जरूरी है। ऑर्गन डोनेशन, हम ब्लड डोनेशन में बहुत आगे हैं। आप देखेंगे मोस्टली आप ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, हजारों यूनिट्स लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। वही चीज़ हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में नहीं कर पाते। ब्लड भी एक तरीके का ऑर्गन पूल ही है, जो ब्लड सेल्स हैं जो हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं और डोनेट कर रहे होते हैं। ऐसे ही जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसके लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। और डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट से हम हमारी 50% ऑफ किडनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम कर सकते हैं। तो इस विश्व गुर्दा दिवस पे जो मेन हमारा मकसद है वो ये है कि हम जो सोसाइटी में जो गैप है एक प्रॉपर किडनी केयर के, उसको दूर कर पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ कि वो समय पे इलाज लें, समय पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और समय पे उचित स्पेशलिस्ट से मिलें, ताकि उनकी रोगों को हम बढ़ने से पहले उनको ठीक कर सकें और समय पे उनके गुर्दों को लंबे टाइम तक बचा के रख सकें। डॉक्टर साहब, हरियाणा में प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में प्लांट जो है ट्रांसप्लांट करने का कहाँ पूरे हरियाणा में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट? सर, प्राइवेट गवर्नमेंट सेंटर्स जो हैं वो एट प्रेजेंट कहीं पे भी नहीं है जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट हो सकता है। हमारे गवर्नमेंट के सेंटर जो सबसे पास है हरियाणा में वो दिल्ली और चंडीगढ़ है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर काफ़ी सेंटर्स हैं जो अब हरियाणा में आ रहे हैं, जिसमें जो NCR जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें बहुत गुड़गांव और फरीदाबाद में मल्टीपल सेंटर्स हैं। हिसार में एट प्रेजेंट आधार हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज है। इसके अलावा रोहतक में मान हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये सेंटर्स एट प्रेजेंट अभी प्राइवेट सेक्टर आ रहा है और हम भी जल्दी ही शुरू करेंगे। हमारी जो नई यूनिट आ रही है उसके अंदर ट्रांसप्लांट। डॉक्टर साहब, उसको क्या सावधानी बरतनी पड़ती है थोड़ा डिटेल? देखिए, जो किडनी डोनेशन है वो एज पर लॉ हम जो फिजिकली फिट इंडिविजुअल होता है उसी से हम डोनेशन लेते हैं। अगर डोनर के अंदर कोई भी बीमारी मिलती है तो वो डोनर रिजेक्ट हो जाता है और उससे हम डोनेशन नहीं लेते हैं। आगे चल के कोई भी जिसको एक गुर्दा है उसको 3 चीज़ों में सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली चीज़ कि अगर भविष्य में कभी उस इंसान को बीपी की समस्या होती है या शुगर की समस्या होती है या उसको पथरी की समस्या होती है, तो उन तीनों चीज़ों में टाइम पे इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। आप उन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किडनी फेलियर के 3 इम्पॉर्टेंट कारण हैं। मोस्ट कॉमन जो कॉजेज़ हैं वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और स्टोन डिजीज़ है। तो इन तीनों चीज़ें अगर भविष्य में होती हैं किसी भी डोनर को, तो उसका उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी डोनर्स के अंदर इवन नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा थी, क्योंकि हम एक डोनर्स को चेक कर लेते हैं तो मतलब अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 70 ईयर्स है नॉर्मल पॉपुलेशन की, तो डोनर्स 72 to 73 ईयर्स जिंदा रहे। मतलब कोई बहुत ज़्यादा डोनर्स में बीमारियाँ नहीं आई। जो लाइफ रिलेटेड डोनर्स होते हैं वो फिजिकली फिट इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उनमें अगर हमें डिजीज प्रोबेबिलिटी रहती है तो डिजीज प्रोबेबिलिटी वो जो जनरल पॉपुलेशन है उससे कम ही रहती है। इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है नॉर्मल पॉपुलेशन की। क्या किडनी डोनर्स की कोई एज लिमिट भी होती है? जी, किडनी डोनर्स मोर देन 18 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स
हम डोनेशन देते हैं। भाई 18 ईयर्स तो वो कंसेंट नहीं ले Legal सकता, age। लीगल कंसेंट नहीं ले सकता। और 65 ईयर से ऊपर भी हम 66 ईयर्स के उस टाइम में, और 65 ईयर्स के ऋषि प्रकाश जी थे, एनिमल हस्बेंड्री के चेयरमैन थे, और वो इस एज में भी हम बिल्कुल ठीक ठाक चलने लग रहे हैं करने के बाद। मतलब अगर जिस आदमी को डायलिसिस पे हफ्ते में 2 बार आना था, हमने करके 4-5 साल की, दोनों को हरिराम जी थे उस भाई जिंदगी दी, तो वो अपने ये देख लेते हैं कि फिजिकली फिट है नहीं है, उसकी प्रॉपर कंडीशंस, लंग में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं है, और उसको एसोसिएटेड इलनेसेस नहीं है, तो आप ओल्ड एज में भी ले सकते हैं, एंड अगर ठीक चलता है तो इट्स फाइन। वो मार्जिनल डोनर्स होते हैं जो मोर देन 65 ईयर्स होते हैं, या जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे कि सिंगल अगर हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, तो इन सारी कंडीशन में, या कोई और तकलीफ है जैसे किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, तो ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं ये मार्जिनल डोनर्स होते हैं। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में भी लीगलाइज्ड हैं और हम उनमें भी डोनेशन करवा सकते हैं। सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसे में मतलब डायबिटीज और हाइपरटेंशन वाले मरीज को ध्यान रखेंगे, बाकी मरीज क्या ध्यान रखें अपना? इनिशियल सिम्टम्स देखिए, मैंने आपको बताया कि मोर देन 50% जब किडनीज अपना फंक्शन लूज करती है तब आपका क्रेटिनिन बढ़ता है, और क्रेटिनिन से जब क्रेटिनिन ऑलमोस्ट 3 या 3 से ज़्यादा जब तक नहीं होता तब तक आपके सिम्टम्स नहीं आते। मोस्टली सिम्टम्स होती है थकान होना, पानी पैरों में सोजिश होना, चेहरे पे सोजिश होना, पेशाब में झाग आना, ठीक है, पेशाब में खून आना, तो ये सारे इनके क्राइटेरियाज होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं। बट सिम्टम्स इनके मोस्टली रहेंगे कि भैया आप खून बढ़ने की कमी है, फैटिगेबिलिटी हो जाएगी और सांस फूलने लगेगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, दिल के ऊपर असर आएगा, तो चलने फिरने से सांस फूल जाता है, उनके वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाते हैं, तो उल्टी आना, भूख न लगना, जी मचलाना, घबराहट, बेचैनी, ये लक्षण आने लग जाते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये क्रेटिनिन और यूरिया 30-50% है। अगर आप शुरू में यूरिन प्रोटीन बाय क्रेटिनिन रेशियो कराओ, यूरिन प्रोटीन कराओ, तो आपको जल्दी ज़्यादा पता लग जाता है। और इन रोगों में अगर आप नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, ऐसी दवाइयाँ जिनके गुर्दे पे विपरीत असर है, वो ना दें, और अगर उनको देना भी पड़े तो ड्रग डोजिंग बोलते हैं, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये गुर्दे का काम देख के उसके बाद उसी कम मात्रा में उसको दे, क्योंकि सारी की सारी ड्रग्स किडनी से बाहर निकलती हैं, और अगर आप पूरी मात्रा में दे देंगे तो उसके दुष्प्रभाव सामने आने लग जाते हैं, जैसे कन्वर्जन, खून बनना बंद, ये सब चीजें आने लगती हैं। मुख्य क्या अंतर है यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में? यूरोलॉजिस्ट ज्यादातर सर्जिकल काम करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट उससे पहले का, जितना जैसे फिजिशियन और सर्जन में क्या फर्क है, ऐसे ये टीम वर्क रहता है जिसमें किडनी रिलेटेड मेडिसिन, जो मेडिसिन संबंधित गुर्दे की बीमारियां हैं, उनके अंदर इनका दवाइयों से उपचार होता है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट करता है। वो MD और DM होता है, कि MD मेडिसिन और DM डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। और जो सर्जन्स होते हैं, जो MS जनरल सर्जन्स होते हैं, और वो आगे चल के सुपर स्पेशलिस्ट किडनी सर्जन होते हैं, MCH, वो यूरोलॉजिस्ट होते हैं। रिमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थो में जो फर्क है वही है। हाँ जी, रिमेटोलॉजिस्ट जैसे MD DM रहता है, और ऑर्थो MS ऑर्थो। प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन्स, और साथ में उनमें डिहाइड्रेशन होती है, बिकॉज लॉन्ग ड्यूरेशन इंड्योरेंस ट्रेनिंग जो होती है उसके अंदर शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, और उस समय अगर आप एक हाई मेटाबॉलिक कंसनट्रेट लें प्रोटीन का, तो वो सारा का सारा किडनी को ओवरवर्क करता है, और उन कंडीशंस में AKI होता है, और वो प्रोग्रेस करता है बहुत रैपिडली क्रॉनिक किडनी फेलियर में, जिसको हम रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर भी When they are the very health conscious, I'm talking about the sports personality, then there is the suddenly failure of the kidney. सर मैं देखिए, बता ये एक रेब्डोमाइलिसिस, जैसे अब मैंने कहा कि भाई आज तो मैं पहले तो एक्सरसाइज करता ही नहीं था, या ऐसे आते हैं जो ये वो कांवड़ यात्रा में जाते हैं, पहले ठीक थे, अब कांवड़ यात्रा में एक दिन चले गए कि मैं तो 25 किलोमीटर दौड़ूंगा, है ना, तो क्या होगा, मसल ब्रेकडाउन होता है, उसे कहते हैं रेब्डोमाइलिसिस।
रेप्टोमाइलिसिस से टॉक्सिक प्रोडक्ट निकलते हैं और इसे एक्यूट किडनी फेलियर होने लग जाता है। तो रेप्टोमाइलिसिस है कैसे, बाकी डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोटीन ज्यादा लेने लग जाते हैं या ये एसिडिक और डिहाइड्रेशन। हमने जैसे कहा कि उचित मात्रा में पानी लेना, हम जैसे पहले थे इसी के लिए रीडिंग स्टडीज उचित मात्रा में पानी लेना और रेप्टोमाइलिसिस से प्रिवेंट करना, पानी खूब लेना और नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स कम लेना। कई ऐसे आते हैं जो आजकल ड्रग एडिक्शन और ये इनसे भी समस्या हो जाती है। कुछ एक पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ वो बिल्डर वाले वो लेते हैं डिब्बे और उनमें क्या है ये पता नहीं, वो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, इससे भी हो जाती है। मतलब बैलेंस आपने कहा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एंड बैलेंस इज गुड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एंड बैलेंस इज गुड। प्रिवेंटेबल डिजीज है सर। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें और आपकी बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं एसोसिएटेड उनको अगर आप टाइमली डील करें तो मोस्टली जो किडनी फेलियर है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं गया घर पे जाके सो गया और सुबह उठ के आ गया, तो वो भी एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है। आप सुबह योगा करें, एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें, ज़्यादा देर लगातार सिटिंग ना रखें। मतलब कहीं भी एक्सरसाइज करें, सिटिंग, अगर जॉब तो नहीं आप बदल सकते, सवेरे योगा करें, घूमें फिरें, सैर करें, स्मोकिंग कम करें, साल्ट कम लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। थैंक यू सर। कंसल्टेशन देंगे, मतलब इनिशियल स्टेजेस के जो डिटेक्शन चीजें हैं वो करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, जैसे ब्लड शुगर, सीरम क्रेटिनिन और यूरिन रूटीन एंड कंसल्टेशन, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी कैंप में जो एक बार बीमारी पकड़ी गई उसके बाद फिर आगे ऑन दी और वर्ल्ड सिनेरियो में बात करें, बहुत ही सस्ता है। और फिर हिसार जैसे सिटी में इनकी जो फैसिलिटीज है हमारी, दे आर बेटर देन मेट्रो सिटीज। जो कंसल्टेंट्स हैं एट डोर बेल आपको अवेलेबल है, और यहाँ तो मेट्रो वाले बहुत ही सस्ता और इकोनॉमिकल है। और ये वर्ल्ड किडनी डे जो मनाया जाता है, डॉक्टर साहब ने बताया ही है, फॉर अवेयरनेस ऑफ किडनी डिजीज। तो इसके लिए हमने कैंप भी लगाया 3 दिन के लिए, जिसमें दोनों कंसल्टेंट उनकी एग्जामिन करेंगे। क्रेटिनिन, यूरिया और शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब फ्री करे जाएंगे 3 दिन के लिए। और बाकी भी जो बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, जो पुअर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन पे 25% डिस्काउंट दें, इवन ऑपरेशंस पे और डायलिसिस पे भी। अगर आप गोबर वाली ये वो लेते हैं, खाद देते हैं और ये लेते हैं, दे आर बेटर। अगर आप ये खाना खा सके, आप ऑर्गेनिक साइंटिस्ट को, देश को, नेताओं को कह दो कि ऑर्गेनिक करो, ये ना मिलाओ, ना मिलाओ, ना मिलाओ। बट द थिंग इज, ये आपकी बातें जस्टिफाइड है, लेकिन आपने बंगाल फेमाइन सुना। ये फेमाइन हमारे देश में जब ऐसे हमने खेती करने लगे थे तो भूखमरी फैल गई थी, तो हमें ये लेना पड़ा, बट उसकी प्राइस भी हम पे कर रहे हैं, और प्राइस पे कर रहे हैं ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और ये बीमारियां ले। वुमेन के लिए, वेलनेस ऑफ दी डॉटर्स के लिए हम एक्टिवली उसको मनाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। आज जैसे वर्ल्ड किडनी डे है, उसके लिए स्पेशल हमने ये शुरू कराया प्रोग्राम, जिसमें जल्दी से चेक कर सकें। पुअर पेशेंट जो आने से डरते हैं उनका फ्री यूरिया क्रेटिनिन करवाएं, यूरिन टेस्ट करें। और तीसरा, इससे पहले जैसे पेशेंट सेफ्टी डे था, उसके लिए भी हमने ना स्टाफ की तरफ से बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज करा था कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन। ये आप दीवार पे देख ही रहे हो। इसके लिए भी हमने बढ़ चढ़ के पेशेंट के उसके साथ मिलके किया था पेशेंट सेफ्टी, और उसका काफी इम्पैक्ट आया। जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं वो सीखे, उन्होंने अपने फैमिली वालों को करके दिया। आप इनकी फोटोग्राफ्स लेके लोगों को जागरूक कर सकते हो पेशेंट सेफ्टी के लिए। इवन सर्जरी भी फ्री है सर, यूरोलॉजी। इवन यूरोलॉजी की जो सर्जरी है हमारे आयुष्मान के लिए वो फ्री करी जाती है। और काफी पेशेंट हैं पथरी के, इग्नोर करते रहते हैं, पैसे के चक्कर में गुर्दे खराब हो जाते हैं, उन सबको ये फैसिलिटी अभी नहीं, हमेशा ही फ्री रहेगी आयुष्मान के लिए। हमारे हॉस्पिटल सभी डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसका मेन मीडिया के थ्रू है, वो बढ़ चढ़ के प्रचार करें। और सबसे प्रिवेंटिव मेडिसिन का जो इंडिया में कंसेप्ट नहीं है। अगर एवरी 40 ईयर्स के बाद एवरी 5 ईयर्स पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग हो जाए तो हम
सिर्फ किडनी डिजीज सभी बीमारियों को जल्दी पकड़ सकते हैं और हेल्थ को अच्छा बना के हेल्थ लंबे समय तक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है इंसान। संदेश देना चाहेंगे जैसे आज वर्ल्ड किडनी डे, इस उपलक्ष्य में कोई संदेश देना चाहेंगे? इसमें एक तो पानी खूब पीजिए, क्लियर वाटर खूब पीजिए। दूसरा, सुबह शाम 15-20 मिनट योगा प्राणायाम और शाम को 15 से 20 मिनट सैर। एक रिलैक्सेशन के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है। वो अपने ऑक्सीजन और रक्त संचार को बढ़ाएंगे और सारे ऑर्गन्स बेनिफिटेड होंगे। तो सबसे बड़ा रिलैक्स रहें, सुबह 15 मिनट एक्सरसाइज और शाम को 15-20 मिनट सैर के लिए अपने रूटीन के काम से हटके निकालें और हम स्वस्थ रहें। सर, जैसा कि आप सब कह रहे हो कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेटर है आज के टाइम पे, बट जब कॉस्ट वाइज बात आती है तो लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं, एक साइड कर देते हैं और उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा जाता है जो आज तक चलता आ रहा है। तो उनके लिए आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? हमारे को थोड़ा अपना मॉडिफाई करने की जरूरत है। हम घर में ही एक किचन कॉर्नर बना सकते हैं। उसके लिए घर में आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कितनी सब्जी और उसकी जरूरत होती है। अगर हम 10 बाय 10 का एक कॉर्नर है, उसमें हम 2 सब्जी लगा देते हैं और ग्रो करते हैं, तो डेफिनेटली उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। उससे तो सेविंग होगी। अगेन इसमें रोज जो है अवेयरनेस का है, रेदर देन पैसे एक्स्ट्रा स्पेंड करने का। और ये तो मार्केटिंग गिमिक्स हैं मल्टीनेशनल्स की, ताकि ये इसको फेमस करें ऑर्गेनिक को और पैसे ज्यादा ले सकें। पर अगर ये घर पे उगाई जाए तो बहुत अच्छा है। एक तो आपका जब भी आप करेंगे, कुछ गार्डनिंग करेंगे, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, उसकी आप खुद लगाया हो तो देख रेख भी करेंगे और आपको प्योर ऑर्गेनिक मिलेगी। ये नाम के लिए नहीं मिलेगी, प्योर ऑर्गेनिक मिलेगी और प्योर मिलेगी, फ्रेश मिलेंगे।